राधे राधे प्रिय दर्शकों। तुम चिंता क्यों करते हो प्रकाश? तुम्हारा बूढ़ा पिता आज सालों से खाट पर पड़ा हुआ है। तो क्या तुम्हारी बहन नीना अपने पिता या अपने घर की भलाई के लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती? प्रकाश की पत्नी मीना प्रकाश को समझाते हुए कहती है, यह बात कुछ समय पहले की है, जब श्रीनिवास जी अपने परिवार में अपना एक बेटा और बेटी और पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। श्रीनिवास जी के पास एक किराने की दुकान हुआ करती थी। वह उसमें घर गृहस्थी के सारे सामान के साथ साथ पान लगाने का भी काम किया करते थे। उसमें डबल कमाई होती थी। श्रीनिवास जी को पैसे की कमी नहीं पड़ती थी। वह अपने बेटे और बेटी की पढ़ाई का और घर का खर्च अच्छी तरह से निकाल लिया करते थे। उनके किराने से ज्यादा तो पैसे उनके पान की दुकान पर ही आ जाया करती थी। दुकान एक ही था, बस उसमें काम डबल था और संभालते वो खुद ही थे। उनकी पत्नी घर गृहस्थी के कामों को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। धीरे धीरे उनका बड़ा बेटा कॉलेज की पढ़ाई भी कर चुका था और वह अब किराने की दुकान पर ही बैठना शुरू कर दिया था। श्रीनिवास जी को बेटे के आने के बाद बहुत कुछ राहत मिल रही थी। जब बेटा भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया, दुकान संभाल लिया, तो शादी के लिए भी बहुत रिश्ते आने लगे। कई रिश्ते आए जिसे प्रकाश ने पसंद नहीं किया। श्रीनिवास जी को तो कुछ पसंद भी आते, लेकिन प्रकाश मना कर देता था। तो फिर श्रीनिवास जी ने अपने बेटे पर ही छोड़ दिया कि जीवन तो तुम्हें ही गुजारना है। जब तुम्हें लड़की पसंद आएगी तो तुम बता देना। फिर प्रकाश को सुधा नाम की लड़की का रिश्ता आता है। देखने में तो ठीक ठाक ही थी, बस नखरे कुछ ज्यादा ही थे। प्रकाश को वही नखरे वाली लड़की पसंद आ जाती है। गरीब घर की लड़की थी। श्रीनिवास जी सोचते हैं कुछ नहीं, बेटे को पसंद है तो मुझे क्या करना, तुरंत बेटे का विवाह कर देते हैं। शादी के कुछ साल तो ठीक चलता रहता है, लेकिन फिर श्रीनिवास जी की पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। धीरे धीरे वह बीमार होने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। बेटे बहू का सुख उन्हें ज्यादा दिनों तक नहीं लिखा रहता। वह अपनी बेटी मीना की शादी भी नहीं देख पाती। उनका बहुत अरमान रहता है कि बहू तो मैंने देख लिया, लेकिन अपनी बेटी की शादी। लेकिन उस समय पर उनकी बेटी मात्र 16-17 साल की थी। समय के साथ साथ अब घर की मालकिन बन चुकी थी सुधा, लेकिन वह सिर्फ घर की मालकिन ही थी, जिम्मेदारियां नहीं उठाती थी। जब तक सास जिंदा थी, हाथ पर नहीं पड़ी थी तो घर के काम सास किया करती थी और ननद सास ननद के काम के चलते सुधा घर में आराम से सुकून से रह रही थी। सास के चले जाने के बाद सुधा ने अपनी ननद को घर के काम बताने शुरू कर दिए, लेकिन अभी ससुर थे तो थोड़ा सुधा को डर रहता था कि कहीं ससुर गुस्सा ना करे। वैसे तो अब श्रीनिवास की दुकान जाना कम कर दिए थे। दुकान की सारी जिम्मेदारी प्रकाश ही संभालने लगा था। एक दिन जब सुबह सब लोग सोकर उठे तो श्रीनिवास जी खट से नहीं उठे थे। प्रकाश अपने पिताजी को आवाज देते हुए कहा, पापा तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। प्रकाश को दुकान जाने का समय हो चुका था। तो प्रकाश पिताजी के कमरे में गया तो देखता है पिताजी का एक हाथ हाथ के नीचे लटक रहा था। सिर भी टेढ़ा हुआ था और उनका ओंठ आंख सब टेढ़ा हो गया था। बहुत आवाज देने पर जब पिताजी नहीं बोले तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बताया कि इन्हें लकवा मार गया है। यह अब बोल नहीं सकते और न ही इनका एक हाथ उठेगा। बस यह देखेंगे और इनको सुनाई देगा। बहुत सारी दवाइयाँ की गई, लेकिन अभी तक श्रीनिवास जी को दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ था। कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रखने के बाद प्रकाश पिताजी की छुट्टी करवाकर घर लेकर आ जाता है। अब पिताजी खाट पर ऐसे ही पड़े थे। ना वह बिस्तर से उठ सकते थे और ना ही बोल सकते थे, क्योंकि एक साइड का उनका पूरा शरीर लूज पड़ चुका था, उसमें कोई जान ही नहीं थी। बहू तो उनकी सेवा करने वाली थी नहीं,
पत्नी पहले ही दुनिया को छोड़कर चली गई थी। बस वही बेटी थी जिसे अपने पिता का दर्द महसूस होता था। वह अपने पिता को हाथों से खाना खिलाती थी, पिता का ध्यान रखती थी। प्रकाश सुबह पिता के कपड़े चेंज करवा देता था। रात को जब आता था तो वह भी एक आध बार पिता से मिल लेता था, लेकिन पूरा दिन का ध्यान तो मीना ही रखती थी। और वही बहू सुधा थी कि एक बार भी ससुर के कमरे में झांकने नहीं जाती थी और ना ही पूछती थी कि मीना, तुमने ससुर को खाना दिया कि नहीं दिया, क्या है हाल, कुछ भी नहीं। उसे ना तो दवाइयों से मतलब था, ना ही अपने ससुर की बीमारी से। वह तो अपना सजना सवरना, मेकअप करना, अपनी सहेलियों से बात करना, घंटों बैठकर घर की बुराई करना अपनी माँ के साथ, यही सब किया करती थी। और फिर मीना पर आर्डर देना, मीना सुबह से लेकर आधी रात तक मीना क्यों नहीं, घर के कामों में लगी रहती थी। तो भी दिन भर सुधा अपनी ननद को डांटती रहती और जब रात को प्रकाश आता तो उसकी 4 शिकायत लगाया करती थी। फिर भाई की भी 4 बातें मीना को सुननी पड़ती थी। अब वह बोलती भी तो किसके सहारे। पिता तो अपाहिज होकर बिस्तर पकड़ लिए थे। माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। बेचारी अकेले में रोती और घर के कामों में लगी रहती। एक दिन सुधा मायके से लौटी तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक बड़ी महंगी गाड़ी खड़ी थी। वह गाड़ी को देखते ही रह गई। उसके समझ में नहीं आया कि आखिर इतनी महंगी गाड़ी में मेरे घर पर कौन आ सकता है। घर के अंदर गई तो उसने देखा कि कुछ मेहमान बैठे हुए थे। उनमें से एक औरत थी और 2 पुरुष थे। उन लोगों ने इतने अच्छे और महंगे कपड़े पहने हुए थे कि देखकर लग रहा था कि कोई बहुत पैसे वाले हैं। वह औरत तो महंगी डिजाइनर साड़ियाँ, गले में कीमती हार, आईफोन, हाथ में मोटे मोटे सोने की चूड़ियाँ, कान में बड़ा सोने का झुमक, सारी उंगलियों में बड़ी बड़ी मोटी मोटी अंगूठियाँ। उनके इस सब पहनावे से मालूम पड़ रहा था कि ये काफी धन दौलत वाले अमीर लोग हैं। जैसे ही सुधा अंदर गई तो वह उनको देखकर आश्चर्य में ही थी कि वह औरत बोल पड़ी, यह मैडम कौन है? तभी प्रकाश बोला, यह मेरी पत्नी है। अभी मैंने फोन किया था ना कि जल्दी से घर आ जाओ। अच्छा अच्छा, आइए, आपका ही तो इंतजार कर रहे थे हम लोग। आप आने में बड़ी देर कर दी। सुधा के समझ में कुछ नहीं आ रहा था, यह लोग आखिर हमारे घर क्यों आए हैं। सुधा धीरे से रसोई में निकल गई तो अंदर मीना उन लोगों के लिए नाश्ता बना रही थी। सुधा ने देखा कि मीना देसी घी से हलवा बना रही थी और वही भजिया, और उसने चाय की भी तैयारी कर रखी थी। यह देखकर सुधा का खून खौल गया। उसने अपनी ननद की तरफ आंख दिखाते हुए बोला, अरे पगली, ये तू क्या कर रही है? कितना ज्यादा देसी घी डाल दिया तूने हलवा में। तू मुझसे बिना पूछे ये सब कैसे करने लगी? डरती हुई मीना ने कहा, भाभी, भैया ने ही कहा है कि मेहमानों के लिए नाश्ता बना कर लाओ। आखिर यह मेहमान है कौन, बताएगी? वह शर्माते हुए बोली, भाभी, यह लोग मुझे देखने आए हैं। अब जाकर मीना की बातें सुनकर सुधा के समझ में आ गया था। अच्छा, तो इसको देखने वाले हैं ये। इतने बड़े घर में यह जाएगी, इतनी महंगी गाड़ी, इतने गहने, इतने जेवर, सब यह इसके किस्मत में। अरे जो मेरी किस्मत में नहीं है तो मैं इसके किस्मत में भी नहीं होने दूंगी। वह अंदर ही अंदर देखकर जल भून गई। उसने अपनी ननद से कहा, चल ठीक है, ले, अगर तूने ये सब बना लिया है तो लेकर जा, मैं चाय बनाती हूँ। मीना हलवा और भजिया लेकर मेहमानों के पास चली जाती है। इधर सुधा चाय में नमक डाल देती है और जब चाय लेने आती है, जैसे ही मेहमान चाय पीते हैं तो उनके मुंह का पूरा टेस्ट खराब हो जाता है। सब उठकर खड़े हो जाते हैं। अरे यह क्या, चाय में नमक। पहले तो वह बहुत खुश थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे कि मीना बहुत अच्छी लड़की है, मैंने इस लड़की की बड़ी तारीफ सुन रखी है, मुझे ऐसे ही गरीब घर की काम करने वाली संस्कारी लड़की चाहिए। वैसे हमारे घर में इतना कोई काम नहीं है, लेकिन लड़की ऐसी होनी चाहिए जो बहू लक्ष्मी की तरह घर गृहस्थी का काम खुद संभाल ले। आज
सुधा की इस गलती की वजह से मीना के लिए आया हुआ इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। मेहमान उठकर चले गए। प्रकाश अपनी बहन को डांटने लगा। अरे, तेरी जिम्मेदारी मेरे सर पर है। एक तो बाप खाट पर पड़ा हुआ है। आज वह बहुत कुछ भला बुरा सुना रहा था। बोल दिया, अगर तुझे शादी नहीं करनी है तो बता दे। इतना अच्छा रिश्ता आया था, क्या तू सारी उम्र मेरे घर पर पड़ी रहेगी, मेरे सिर पर बोझ बनी रहेगी? माँ तो मर गई, बाप खाट पर पड़ा है। कैसे इतनी जिम्मेदारियों का बोझ मैं उठा पाऊं? धंधे में कोई बरकत नहीं है, सब कुछ बुरा ही हो रहा है मेरे साथ। मीना कमरे में बैठी रो रही थी। तभी सुधा पहुंच जाती है और उसे डांट लगाते हुए कहती है, महारानी अब आंसू बहाते हुए क्या बैठी है? तेरी शादी हो जाएगी, आज नहीं तो कल। और वैसे भी शादी करके ससुराल में कौन सा तुझे पालना झूलने को मिलेगा? काम ही तो करना है, जा यही काम कर। मीना बेचारी क्या करे, अपने पिता के कमरे में गई और अपने पिता का हाथ पकड़कर बैठी, रोती रही। उसके बाद भाभी वहां भी पहुंच गई। अरे महारानी, तेरे कमरे से निकाला तो पिता के पास आकर आंसू बहा रही है, चल जा किचन में काम कर। यह बात श्रीनिवास भी सब देख रहे थे। श्रीनिवास जी को आज मन ही मन में बहुत दुख लग रहा था, लेकिन भगवान ने उनकी जुबान जो रोक दी थी। वह अपनी बेटी के साथ यह सब होता हुआ देख बहुत दुखी थे। वहीं सुधा ने कहा, चुपचाप पड़े पड़े तमाशा देखता रह बुढ़ऊ, आगे आगे मैं क्या करती हूँ। मैं बैठे बैठे तो तुम दोनों बाप बेटी को नहीं खिलाऊंगी। मीना को डांटकर किचन के कमरे में भेज देती है किचन का काम करने, और सुधा खुद प्रकाश के पास जाती है, जहाँ प्रकाश अपनी किराना स्टोर का कुछ बॉक्सेस खोलकर उन्हें खींच खींच कर जबरदस्ती चिढ़ कर खोल रहा था। सुधा वहां जाकर कहती है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो यार, छोड़ो ना। एक रिश्ता चला गया तो क्या, उम्र बीती जा रही है हमारी ननद की, और लाखों रिश्ता आएगा। वैसे भी उसकी अभी उम्र ही क्या है। और फिर देखो, यदि इतना जल्दी शादी करके वह चली जाएगी तो हमें भी उसका साथ चाहिए ना। तुमको तो पता ही है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और यदि अभी मीना चली गई तो पिताजी की जिम्मेदारी और मेरी भी मैं कैसे संभाल पाऊंगी। तुम खुद ही सोचो, तुम इतना जल्दी क्यों कर रहे हो मीना को घर से निकालने की? अभी हमें मीना की जरूरत है, हमारी ननद इतनी बड़ी भी नहीं हो गई है। जब इतने प्यार से सुधा ने अपने पति को समझाया तो प्रकाश थोड़ा ठंडा होते हुए उसके पास बेड में आकर बैठ गया और बोला, तुम ठीक कहती हो, एक बार यह बच्चा इस दुनिया में आ जाए और तुम भी थोड़ा ठीक हो जाओ, उसके बाद हम मीना के लिए कोई दूसरा रिश्ता देख लेंगे। सुधा ने कहा, ये हुई ना बात, अब चलो मूड ठीक करो और मैं चाय मंगवाती हूँ, चाय पी लो। फिर उसने आवाज दिया, मीना, मेरे और भैया के लिए कमरे में चाय लेकर आओ। मीना 5 मिनट के बाद भैया भाभी के लिए चाय लेकर चली गई। फिर वह पापा के कमरे में गई और अपने पिता को भी चम्मच चम्मच से लेकर चाय पिलाने लगी, और अभी भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। श्रीनिवास जी अपनी बेटी के आंसू को देखकर खुद की आंसू भी नहीं रोक पा रहे थे। एक दिन प्रकाश दुकान से झुंझलाया और गुस्से में आया। आकर हाथ पैर धोकर जब भी खाने बैठा तो खाने में उसे आज सलाद नहीं दिया। मीना पर चिल्ला पड़ा, क्या तेरा दिमाग कहाँ रहता है? जब देखो तो अधूरा खाना लाकर रख देती है, प्याज कौन देगा? सुधा ने देखा कि प्रकाश गुस्से में है तो वह फिर आकर कहती है, क्या बात है प्रकाश, क्यों इतना परेशान हो? प्रकाश कहता है, यार मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बिजनेस कुछ ठीक चल नहीं रहा है। अरे उस छोटे से किराने की दुकान में इतना पैसा भी नहीं आ रहा है कि हमारा घर अच्छी तरह से चले। एक तो पापा की दवाइयाँ इतनी आ रही है कि पैसा बचने का नाम ही नहीं लेता। पैसा बचे भी तो कहाँ से? सुधा रोज प्रकाश की जेब से 1,000-500 रुपए चुरा लिया करती थी और वही पैसे इकट्ठा करके अपने फैशन, अपने शौक पूरे करने में लगाती थी। और इल्जाम आता था बहन और ससुर के ऊपर
कि तुम्हारी बहन और तुम्हारे पिता का ज्यादा खर्च है। इसी बात पर प्रकाश को बहुत गुस्सा आ रहा था। चाहती तो मीना बचाए हुए पैसे पति को देकर मदद कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब प्रकाश कहने लगा कि मुझे और सामान भरने के लिए पैसों की जरूरत है, तो सुधा ने प्रकाश को बताया कि तुम्हारे माँ के पुराने गहने, मोटे मोटे कंगन, कान के झुमके, गले का बड़ा मोटा हार, यह सब तुम्हारी बहन के पास है। मरते मरते तुम्हारी माँ ने अपनी बेटी को देकर कहा था कि बेटी, यह मेरा आशीर्वाद तू अपने पास हमेशा रखना। यह जेवर मैं तुझे देकर जा रही हूँ, तो तुम अपनी बहन से वह जेवर ले लो और अपना काम कर लो। आखिर तुम भी तो उसी माँ के बेटे हो। अब आज जब तुम्हारे ऊपर समस्या है, तो क्या तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? यह बात प्रकाश को भी जमी और वह अपनी बहन को आवाज देते हुए कहा, मीना इधर आ, जल्दी आ, काम है। जैसे ही मीना आई, वह कहने लगा, ला माँ के गहने मुझे दे दे, मुझे उन गहनों को बेचकर कुछ पैसों की जरूरत है। मीना डरते हुए कहने लगी, भैया वह गहने तो माँ मुझे देकर गई है। मीना की भाभी ने तुरंत बोल दिया, अरे तुझे देकर गई है तो क्या तुझे दोबारा गहने नहीं मिलेंगे? आज तेरे भाई मुसीबत पर हैं, पैसों की जरूरत है, तो उन्हें पैसे नहीं दे रही है। मीना डरते हुए वहां से बाहर चली गई। सीधे पापा के कमरे में जाकर पापा के सामने कहकर रोने लगी, पापा भैया भाभी माँ के गहने मांग रहे हैं, मैं क्या करूँ पापा? पापा आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो पापा, कुछ तो बोलो पापा। तुम्हारी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो रहा है और तुम हो कि चुप पड़े हो। आखिर श्रीनिवास जी सब कुछ सुन रहे थे और अंदर ही अंदर तड़प रहे थे। पंख कटे हुए पक्षी की तरह भगवान ऐसी सजा किसी को ना दे। उनकी आंखों से आंसू के झरने बह रहे थे, हाथ पैर उनका उठ नहीं रहा था, जबान निकल नहीं रही थी। वह कैसे बोलते, क्या कहते? मीना थोड़ी देर रोने के बाद अपने कमरे से जाकर जेवर का डिब्बा लाकर भाभी को दे दिया और चुपचाप वापस चली आई। वह आज अपने कमरे में बहुत रोई। जेवर देखते ही सुधा ने अपने पति को एक आइडिया दिया, तुम जितना सामान दुकान में रखते हो बाहर से लाकर, वह सारा सामान तो ठीक है, मेरी मानो तो अपने दुकान में अचार पापड़ भी रखा करो। यह सुनकर प्रकाश बोला, बात तो तुम ठीक कह रही हो, यदि मैं अचार पापड़ रखूंगा तो हमारा एक्स्ट्रा बिजनेस हो जाएगा। लेकिन देखो, घर में अचार बनाएगा कौन? और रेडीमेड अचार का भरोसा नहीं कि कितने दिन का बना हुआ और फिर वहां भी पैसे देना पड़ेगा। सुधा ने आइडिया दिया, अरे हम घर पे हैं ना, और वैसे भी मीना पूरा दिन घर पर क्या करती है, 2 रोटी बनाना खाना, उसके बाद वह अपने कमरे में कुछ ना कुछ पढ़ते बैठी रहती है। तो घर पे अचार सब मिलकर बनाएंगे, उससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा और घर में 4 पैसे भी आएंगे। यह बात प्रकाश को जम गई। वह जेवर बेचकर कुछ मसाले मटेरियल और सामान लेकर आया और लाकर रख दिया और अपनी बहन को कहा कि मीना भाभी के साथ मदद करना और अचार बनाकर जल्दी से दुकान पर देना है। यह कहकर तो वह दुकान चला गया। सुधा अपने कमरे में बैठी अपने पैरों में नेल पॉलिश लगा रही थी। अब मीना अचार का सामान देखकर वहीं बेचारी बैठी रह गई। तभी सुधा बाहर आकर कहती है, अरे बैठी ही रहेगी कि ले अचार बनाने की तैयारी कर। तुझे क्या लगता है कि मैं अचार बनाऊंगी? अरे मेरे इतने बड़े बड़े हाथ के नेल हैं, खराब नहीं हो जाएंगे? यह तुझे ही करना पड़ेगा। मीना रोती हुई पहले तो आम, आंवला और नींबू जो जो अचार का सामान लाया था वह सब काटने लगी, मसाला भूनने लगी और फिर बेचारी रो रो कर अचार की तैयारी करने लगी। उसे कुछ आता था, कुछ नहीं आता था, तो उसने मोबाइल में यूट्यूब में सर्च करके देखा और अचार बनाती रही। पिता भी यह सब कुछ देख रहे थे कि मेरी बहू मेरी बेटी पर इतना बड़ा अत्याचार कर रही है। इधर सुधा ने नेल पॉलिश लगाया, मेकअप किया और अपनी किसी सहेली के घर घूमने चली गई।
जब मीना अचार बना रही थी, उसमें से कोई एक मसाला कम था, जो कि उसने यूट्यूब पर देखा और वह मसाला चाहिए था। तो वह जल्दी-जल्दी से वह मसाला लेने के लिए बाहर दुकान पर चली गई और जब वह लौटकर वापस आ रही थी, तो उसने देखा कि एक औरत अपने हाथ में 2-3 बैग लिए हुए ऐसा लग रहा था कि यह अभी कपड़े की शॉपिंग करके आ रही है। रोड के किनारे बैठी हुई हाँफ रही थी। उसे चक्कर सा आ रहा था। मीना उसे देखकर उसके पास पहुंच गई और बैठकर उसका सर अपनी गोद में रख लिया और कहने लगी, आंटी आपको क्या हुआ? वह कहने लगी, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है। बॉटल में पानी लिया था, खत्म हो गया। मेरा जी घबरा रहा है। मीना ने उसे सहारा देते हुए कहा, आंटी आप मेरे साथ चलो, मेरा घर यहीं पास में है। मैं आपको वहाँ पानी दूंगी। आप वहाँ थोड़ी सी ठंडी हवा लेना, उसके बाद आप अपने घर चली जाना। वह औरत मीना के साथ मीना के घर आ जाती है। मीना उसे बैठाकर अपने हाथों से हवा करती है और उसे ठंडा पानी लाकर देती है। हाथ पैर मुंह धोने को कहती है, लेकिन वह औरत कहती है, हाथ पैर मुंह धोने की जरूरत नहीं है, मुझे पानी पीकर ही आराम मिलेगा। फिर वह अचार का सामान फैला हुआ देखकर कहती है, बेटी यह अचार कौन बना रहा है? मीना ने कहा, आंटी मैं ही बना रही हूँ। भैया सामान लाकर दिए हैं। भैया बोले हैं कि बनाकर रखना, यह अचार दुकान में बेचना है। उसके बाद भैया पापड़ का भी सामान लाएंगे, वह भी मैं रात तक बना दूंगी। फिर उस औरत ने पूछा, बेटी फिर तुम्हारे घर का काम कौन करता है? मीना ने बताया, घर में भाभी है, लेकिन भाभी को काम करना पसंद नहीं है। घर के काम मैं ही करती हूँ। और वहाँ देखो आंटी, मेरे पापा मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें भी खाना खिलाना पड़ता है। मेरे पापा उठ नहीं पाते हैं, खुद से खा नहीं पाते हैं, इसीलिए मैं ही अपने पापा के लिए सब कुछ करती हूँ। उस औरत ने देखा कि यह लड़की पूरे दिन घर का काम करती है, दुकान के लिए अचार पापड़ बनाती है। इसकी भाभी कितनी निर्दयी है, इसे इतना काम छोड़कर खुद सहेली के घर घूमने चली गई है और काम करना भी पसंद नहीं है। बिन माँ की बेटी है। वह अपना शॉपिंग किया हुआ सामान खोलकर दिखाने लगती है, बेटी मैं यही शॉपिंग करने आई थी। उसमें कुछ साड़ियाँ थी, कुछ ड्रेस था। उसमें एक लाल कलर का सलवार सूट और दुपट्टा था, जिस पर मीना की नजर अटक जाती है। वह उसे बहुत पसंद आता है। मीना उसे बार बार उलट पलट कर देखती है। वह औरत समझ जाती है कि यह ड्रेस मीना को बहुत अच्छी लगी। वह मीना को बोलती है, बेटी यह ड्रेस तेरे साइज का भी है और तुझे पसंद भी है, तो तू मुझसे यह ड्रेस ले ले। मीना कहती है, नहीं आंटी, मैं यह ड्रेस आपसे नहीं लूंगी। क्यों लूं आंटी? आपने इसे पैसे देकर खरीदा है। नहीं बेटा, तू यह ड्रेस ले ले, मैं तुझे तेरे इनाम तौर पर दे रही हूँ, क्योंकि तूने मेरी जान बचाई है। मीना लेना नहीं चाहती। वह दौड़कर अपनी अलमारी में जाती है, तो उसकी अलमारी में कुछ छुट्टे पैसे रहते हैं। वह उन पैसों को लाकर कहती है, आंटी मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, यदि आप यह पैसे ले लो तो मैं यह ड्रेस ले लूंगी। वह औरत मीना की खुशी के लिए वह थोड़े से पैसे ले लेती है और मीना को वह ड्रेस दे देती है। फिर वह औरत वहां से चली जाती है। जब मीना वह ड्रेस लेकर अपने पास रखी ही थी कि उसकी भाभी आ जाती है। आते ही कहती है, क्या मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। मीना उसके लिए पानी लेने जाती है कि सुधा इधर उस कपड़े के बैग को खोल देती है और उसमें एक लाल महंगा ड्रेस देखकर चौंक जाती है। उससे आते ही पूछती है, महारानी तूने ये ड्रेस कहाँ से लिया? तो चोरी चोरी शॉपिंग करती है, बता तुझे पैसे कहाँ से मिले? वह कुछ बोल पाती तभी उसका भाई भी आ गया। वह अपनी बहन और अपनी पत्नी के बीच में इस तरह से खिटपिट देखकर गुस्से में आ गया। उसने देखा कि अभी भी अचार का सामान फैला हुआ है, अचार कुछ बना नहीं था और इधर दोनों ड्रेस को लेकर एक दूसरे से बातें कर रही थी। वह गुस्से से बोला, मैं यहाँ पैसे लगाकर मटेरियल लाया और यह सामान फैला हुआ पड़ा है और तुम दोनों ड्रेस के लिए
खरीदी करने चली गई थी। सुधा अपने पति से कहती है, नहीं, मैं कहाँ चली गई थी, यह तो तुम्हारी बहन है, चोरी चोरी शॉपिंग करती है, देखो कितना महंगा ड्रेस खरीद कर लाई है, आज मेरे हाथ लगा, नहीं तो कैसे पता चलता, देखो तो यह पैसे कहाँ से पाती है। प्रकाश उसकी तरफ जाकर बोला, बता, तुझे पैसे कहाँ से मिले, तू घर में चोरी करती है, कहाँ से लाती है पैसे, ला इधर दे ड्रेस। वह ड्रेस छीनकर कहता है, घर में बूढ़ा बाप बीमार पड़ा हुआ है, दवाइयाँ खिला खिला कर मैं परेशान हूँ, इधर तेरी भाभी के लिए एक जोड़े कपड़े नहीं दिला रही हूँ। गर्भवती औरत के लिए पौष्टिक आहार, पौष्टिक खाना, अच्छे कपड़े चाहिए, वह मैं दे नहीं पा रहा हूँ, और तू है कि पैसे चुरा चुरा कर कपड़े खरीदती है। वह उस ड्रेस को अपनी पत्नी की तरफ फेंक देता है और कहता है, ले ड्रेस पकड़ और ये खिटपिट बंद कर, मैं परेशान हो गया हूँ घर के झगड़ों से। सुधा इसी पल का तो इंतजार कर रही थी। ड्रेस लेकर अपने कमरे में चली जाती है, पहन पहन कर देखने लगती है। दोनों ननद भाभी का साइज सेम ही था। सुधा को भी वह ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है। वह उसके ऊपर सूट भी बहुत करता है। अपने कमरे में ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर कई बार ड्रेस को वह आगे पीछे देखती ही रह जाती है और मीना बेचारी रोती हुई अचार बनाने लगती है। यह सारी कला श्रीनिवास जी अपने कमरे में पड़े पड़े सुन रहे थे और समझ भी रहे थे कि मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा। कोई बेटी पर रहम करके दे भी गया तो भी उसकी भाभी ने उसके हाथों से छीन लिया। दिवाली नजदीक आने वाली है, एक तो उसे कभी दिवाली पर भी उसके भैया भाभी नए कपड़े नहीं दिलाते, दूसरा कोई दे गया वह भी उसकी किस्मत में नहीं था। आज दिवाली का दिन था। सुधा अपने कमरे में अपनी ननद से छीना हुआ लाल ड्रेस पहन ली थी। वह ड्रेस काफी महंगा और अच्छा था। इधर मीना ने अपना एक पुराना सा सलवार सूट इस्त्री मारकर उसी को पहन लिया था और दुखी मन से पापड़ बनाने की तैयारी करने लगी थी। इधर मीना अपने कमरे में वही मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग मेकअप कर रही थी। तभी घर की डोरबेल बजी। मीना जाकर घर का दरवाजा खोलती है तो सामने देखकर चौंक जाती है। वही लोग आए थे जो उसके लिए शुरू में रिश्ता लेकर आए थे, जिन्हें सुधा ने चाय में नमक डालकर पिला दिया था। मीना उन्हें देखकर आइए, अंदर आइए कहकर अंदर आने को बुला लेती है और फिर उन्हें बैठाकर भैया को बुलाती है। भैया देखिए कौन आए हैं। प्रकाश भी वहां पर आ जाता है। उन्हें देखकर वह तो आश्चर्य में हो जाता है। अरे आप लोग आइए आइए बैठिए। वह लोग बैठते हैं और कहते हैं, देखिए हम एक बार फिर से आपकी बेटी मीना का हाथ मांगने आए हैं। आपकी बहन हमें पहले भी बहुत पसंद थी और हमें अभी भी। हमने उस बार थोड़ी जल्दबाजी कर दी थी। गलतियां किससे नहीं हो जाती। हर इंसान हड़बड़ाहट में कभी ना कभी भूल कर बैठता है। इसीलिए हम अपनी गलती को मानते हुए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। यह कहकर वह लोग बैठ जाते हैं। तभी मीना भी अंदर से निकल पड़ती है। मीना का वह सलवार सूट देखकर जो ड्रेस पहनी थी, आए हुए मेहमानों में से एक औरत वह भी थी जिसने वह ड्रेस दिया था। उसने तुरंत ड्रेस को पहचान लिया और लड़के की माँ को हाथ दबाते हुए इशारा करती है। हुआ ये था कि वह औरत कोई और नहीं, लड़के की माँ की सहेली थी। उसने अपनी सहेली को मीना की परीक्षा लेने के लिए भेजा था, क्योंकि उसने मोहल्ले वालों से मीना के बारे में खूब सुना था कि मीना बहुत अच्छी लड़की है। उसकी भाभी उसे बहुत परेशान करती है, ना अच्छे से कपड़े देती, ना अच्छे से खाना देती, पूरा दिन घर का काम करवाती है। जिसके घर में यह लड़की जाएगी, लक्ष्मी की तरह रहेगी। यही बात देखने के लिए वह औरत आई थी और उसने सब सही पाया। उसने देखा कि भाभी सहेली के घर घूमने गई। मीना घर का काम करके अकेले अचार बना रही थी। और आज तो बात और भी सामने आ गई, क्योंकि मीना ने एक पुराना सा ड्रेस पहना था
और जो ड्रेस मीना का था वह उसकी भाभी पहनी थी। आज तो लड़का भी साथ में था। लड़का खूबसूरत और जवान स्मार्ट दिख रहा था। वह मीना को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन मीना शर्म से नीचे देख रही थी। प्रकाश उन मेहमानों का अच्छे से स्वागत करता है। आखिर कैसा भी हो, है तो भाई ही। वह भी चाहता था कि उसकी बहन की शादी जल्दी से जल्दी किसी अच्छे घर में हो जाए, इसीलिए उसने रिश्ता मंजूर कर लिया। वह लोग तैयारी करके ही आए थे। मीना को शगुन पकड़ाकर चले गए और जल्दी ही शादी की तारीख भी पक्की करवा लिए। इधर सुधा अपनी ननद की किस्मत पर रोए जा रही थी। कहाँ मैं यह 2 कमरे के घर में रहती हूँ और यह महारानी इतने बड़े महल में, इतना सोना चांदी इसके साथ के पास, इकलौता लड़का, लड़का भी लाखों में कमाता है, जाकर ऐश आराम से रहेगी और यहाँ घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा। मैंने अचार पापड़ बनाने का आइडिया भी प्रकाश को दिया। वह आइडिया अब मेरे सिर पर आएगा। मीना के जाने के बाद अचार पापड़ तो मुझे ही बनाना पड़ेगा और यह बुढ़े ससुर की सेवा मुझे ही करनी पड़ेगी। सोच सोच कर तो सुधा की हालत ही खराब हो जा रही थी, लेकिन वह बहुत तरकीब लगाई, फिर भी इस बार मीना की किस्मत से हार गई और वह शादी को रोक नहीं पाई। उसकी ननद की जल्दी ही शादी हो गई और वह एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल के लिए विदा हो गई। इधर जैसे ही उसकी गाड़ी चली जाती है, सुधा वहीं खड़ी खड़ी सोचती है कि मैं जल्द ही तेरा तलाक तो करवा कर ही मानूंगी। मन में सोचते हुए कमरे के अंदर जैसे ही जाने लगी, तो वहीं फर्श पर एक आम के अचार का बड़ा सा टुकड़ा पड़ा था। उसका पैर टुकड़े में पड़ा। अचार ऑयली होने की वजह से उसका पैर फिसल गया और वह गर्भवती होने के कारण अपने भारी शरीर को संभाल नहीं पाई और वहीं फर्श पर धड़ाम से धराशायी हो गई। उसके मुंह से जो चीख निकली कि पूरे घर को हिला देने वाला था। प्रकाश भी दौड़कर आया और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। पूरे रास्ते दर्द से चिल्लाती कराती रही। जब उसे हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑपरेशन वार्ड पर लेके गए और उसे सारी रिपोर्ट चेकअप करवाया, तो पता चला कि बच्चे को गहरी चोट आने की वजह से उसका बच्चा पेट में ही मर गया है। ऑपरेशन करके उसके बच्चे को तो निकाल दिया गया और सुधा को बचा भी लिया गया, लेकिन डॉक्टर ने दुख की बात यह बताई कि अब सुधा कभी मां नहीं बन सकती थी। यह सुनकर तो सुधा के मानो दुख का पहाड़ ही उसके ऊपर टूट चुका था। अब सुधा घर पर भी आ चुकी थी। उसका घर के कामों में कुछ मन नहीं लगता था, क्योंकि वह पहले कुछ काम करती नहीं थी। यदि वह खाना बनाती तो पूरा दिन घर इधर से उधर गंदा पड़ा रहता था। वह अचार पापड़ क्या बनाकर देगी? उससे तो 2 लोगों के लिए खाना भी नहीं बनाया जाता था। उसकी इस हालात को देखकर, ऐसी आदत को देखकर प्रकाश भी उससे बुझा बुझाता रहने लगा। दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होने लगे, क्योंकि प्रकाश को भी दुकान के लिए अचार पापड़ के ग्राहक वापस जाया करते थे। तो वह अपनी पत्नी से कहता कि जितने दिन तक तू घर पर मीना थी, वह सब कुछ करके दिया करती थी और तू आराम करती। अब बता, क्या तुझे घर पर नहीं रहना? तू क्यों मेरा साथ नहीं दे रही है? लेकिन उससे कुछ काम होता नहीं था। वहीं ससुर को भी वह 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक कुछ खाना पीना नहीं देती थी। बेचारा भूखा ससुर वहीं पड़े पड़े मुरझाता रह जाते थे। अभी भले ही बेड पर पड़े थे, लेकिन उनके शरीर में जान तो बाकी थी। दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था और प्रकाश को अपनी पत्नी से नफरत हो गई थी। वहीं किराने की दुकान पर एक औरत हमेशा आती जाती थी, जो अभी शादीशुदा नहीं थी। उस लड़की के साथ अब प्रकाश का प्रेम संबंध हो जाता है और प्रकाश उससे शादी करके उसे घर लेकर आ जाता है। अब तो मानो सुधा के ऊपर और भी दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। वह उसकी, प्रकाश की नई पत्नी सुधा को घर की नौकरानी बना दिया था। सुधा पूरा दिन अपनी ननद की तरह घर के काम करती थी और प्रकाश की नई पत्नी उसे आर्डर पर आर्डर दिए जाती थी। ससुर के साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि जब तक बेटी थी तो सेवा होती रही। बेचारे को
दो बहू होने के बाद भी ना समय से खाना मिलता और ना ही समय से पानी। वह दोनों आपस में ही किचकिच करती रहती। लेकिन सुधा के साथ तो भगवान ने न्याय किया। जैसा उसने मीना के साथ किया था, वैसा उसके साथ हुआ। अब सुधा जब भी अपनी ननद वाले काम करती थी, तो हर वक्त मीना को याद करती। यही काम मीना करती थी और मैं ऐसा आराम। काश उस समय पर मैं मीना के साथ रहती, मीना का साथ देती, तो शायद भगवान मेरा साथ देते। आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। वह अपने प्रायश्चित को करती थी और जब उसे कभी याद आ जाता, तो बूढ़े ससुर के लिए भी दाना पानी ले जाकर दे दिया करती थी। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।